अधिकांश लापता मामलों में जांच के शुरुआती घंटे या दिन सबसे अहम होते हैं। अधिकांश लापता लोग इसी समय मिलते हैं और जानकारी की अपील सबसे अधिक असर करती है। नंबर 10। ब्रायन एक अनुभवी पर्वतारोही और हाइकर थे जिन्हें बर्फ पर चढ़ना पसंद था। वे अमेरिकी पर्वतारोहण समुदाय में WJB या व्हाइट जीन्स ब्रायन के नाम से मशहूर थे, क्योंकि वे सफेद जीन्स पहनकर चढ़ते थे। उनके नाम कई पहली चढ़ाइयाँ थी और वे खाली समय पैराक्लाइंबिंग समुदाय के समर्थन में लगाते थे। जहां ब्रायन ने ज्यादातर अपने न्यूयॉर्क स्थित घर के पास के पहाड़ों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं उन्होंने अन्य देशों में भी चोटियों पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की थी। वे पहले भी स्कॉटलैंड जा चुके थे, इसलिए 2026 की शुरुआत में उनकी यात्रा नई नहीं थी। इस बार वे सेवानिवृत्ति का जश्न 2 हफ्ते के प्रवास के साथ मना रहे थे। उन्होंने पहला हफ्ता दोस्तों के साथ बिताया और रोज अमेरिका में पत्नी को अपनी कुशलता का मैसेज किया। ब्रायन की पत्नी ने उनसे आखिरी बार गुमशुदगी से 1 दिन पहले बात की थी। 30 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था जब उनकी पत्नी को पता चला कि वह लापता है। एक पर्वतारोहण मित्र ने ऑनलाइन ब्रायन की गुमशुदगी के बारे में जानकारी देने की अपील देखी और उन्हें इस घटना की सूचना दी। ब्रायन को 29 फरवरी 2026 की सुबह बेन डेविस पर्वत पर जाते देखा गया था। उसके बाद वे लापता हो गए। जब वो दिन के अंत तक चढ़ाई से वापस नहीं लौटे तो उनके साथ ट्रैकिंग करने वाले साथी ने उन्हें लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट कर दिया। शुरुआत में पुलिस को ब्रायन के रास्ते की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में मिली सूचनाओं से उन्होंने उनकी यात्रा का अनुमान लगा लिया। माना गया कि उन्होंने CIC हट तक पहुंचने की कोशिश की, जो ट्रेकर्स की मुख्य चढ़ाई से पहले का विश्राम स्थल है। अन्य ट्रेकर्स ने बताया कि ब्रायन ओरायन फेस डायरेक्ट पहाड़ की सबसे कठिन आइस क्लाइंबिंग रूट्स में से एक चढ़ना चाहते थे। कुछ ट्रेकर्स ने ब्रायन को हट पहुंचने से पहले ही देख लिया था। एक ने पहाड़ के नॉर्थ फेस के नीचे उसकी फोटो भी ली थी। जिन लोगों ने ब्रायन से मुलाकात की थी उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से सक्षम पर्वतारोही लग रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि उन्हें पहाड़ पर कोई परेशानी हो सकती है। जैसे ही ब्रायन के लापता होने की खबर मिली, तलाश शुरू हो गई। सर्दी के मौसम की वजह से तलाश काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी और एक समय पर इसे रोकना भी पड़ा, लेकिन बाद में तलाश फिर से शुरू हुई। इस बार ड्रोन पर खास ध्यान दिया गया। काफी कोशिशों के बावजूद ब्रायन का कोई सुराग नहीं मिला। वह अब भी लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध है। पुलिस ने अपील की कि अगर किसी ने ब्रायन को देखा है या उसके बारे में कोई जानकारी है तो वे 101 नंबर पर संपर्क करें और 19 फरवरी 2026 की घटना संख्या 3566 का हवाला दे। ब्रायन 6 फीट 1 इंच लंबे हैं। उनके बाल छोटे सफेद ग्रे हैं। उन्हें आखिरी बार सफेद हेलमेट, गहरे नीले रंग की जैकेट, सफेद जीन्स और नीले लाल गेटर्स में देखा गया था। नंबर 9। लिंडसी वॉट्स के गायब होने से उनके छोटे घनिष्ठ समुदाय को झटका लगा। कई पड़ोसी आगे आए और उन्होंने उस लापता महिला के साथ क्या हुआ हो सकता है इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अब तक सच्चाई एक रहस्य ही बनी हुई है। लिंडसी को आखिरी बार 19 मई को उनकी बेटी ने एडिना मिसौरी में घर पर देखा था। लड़की के पिता ने बताया कि बेटी ने एक आदमी की आवाज सुनी, पर वह इतनी तेज नहीं थी कि दोनों किशोर समझ पाए। उन्होंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और सो गए। रात 2 बजे लिंडसी की बेटी बाथरूम जाने उठी और घर में कुछ अजीब देखा। बेसमेंट के क्रॉल स्पेस का दरवाजा खुला था। सामने किचन की कुर्सी थी। उसने देखा कि लिंडसी के बेडरूम का दरवाजा लॉक था। यह थोड़ा असामान्य था, पर चिंता की बात नहीं थी और वह फिर सो गई। अगली सुबह लिंडसी को 6 बजे असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में शिफ्ट शुरू करनी थी। लिंडसी एक समर्पित कर्मचारी थी जो हमेशा उम्मीद से ज्यादा काम करती थी। बिना बताए शिफ्ट मिस करना उसके लिए बहुत असामान्य था। उसी वक्त लिंडसी के पूर्व प्रेमी और बच्चे के पिता को भी कुछ गलत लगा। रात की शिफ्ट से घर लौटते समय उसने लिंडसी के घर के पास से गुजरते हुए देखा कि उसकी कार अभी भी वही खड़ी है। उसने उसे एक मैसेज भेजा, मजाक में काम मिस करने की बात कही। जब लिंडसी ने जवाब नहीं दिया तो वो चिंतित हो गया। लिंडसी के बेडरूम का दरवाजा बंद था, लेकिन बाथरूम से वहां जाया जा सकता था। उसके पूर्व प्रेमी ने देखा कि बिस्तर की चादरें सामान्य से अलग थीं। लगभग सारी चीजें घर में ही छोड़ दी गई थी। सिर्फ एक चीज गायब थी, लिंडसी का फोन। एक ऐप का इस्तेमाल करते हुए उसकी बेटी ने देखा कि फोन घर के पास ही कहीं मौजूद था। पुलिस ने बाद में वह डिवाइस पास की एक नाली में ढूंढ निकाली। लिंडसी को 20 मई को दोपहर 3:00 बजे लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया।
जब उन्हें आखिरी बार देखे हुए 16 घंटे हो चुके थे। लिंडसी समुदाय में प्रसिद्ध व प्रिय थी और अधिकारियों की अपील पर सुझाव मिलने लगे। लिंडसी के घर से 2 ब्लॉक दूर कई लोगों ने बताया कि गुमशुदगी की रात उन्होंने शोर सुना था। एक पड़ोसी ने बताया कि एक ट्रक वहां से तेजी से निकल गया, जबकि दूसरे ने किसी महिला की चीखने जैसी आवाज सुनी। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे शरारत कर रहे होंगे। हालांकि जब उन्होंने पहली बार आवाज सुनी तो रात के करीब 12 बज रहे थे। लेकिन लिंडसी की गुमशुदगी के बारे में पता चलने के बाद उन्हें लगता है कि यह उससे जुड़ा हो सकता है। तीसरे पड़ोसी ने लगभग उसी समय अपने घर के पास वाली गली में एक महिला को दौड़ते हुए देखा। पड़ोसी के अनुसार वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी चीज से भाग रही हो। लिंडसी की लंबाई 5 फीट 2 इंच, वजन 125 पाउंड है। उसके बाल, आंखें भूरे हैं और दाएं कंधे पर 3 सितारों का टैटू है। अगर किसी के पास जानकारी हो तो कानून प्रवर्तन विभाग को 660 397 218 6 एक्सटेंशन 1 पर संपर्क करें। नंबर 8। किसी प्रियजन का किसी भी परिस्थिति में लापता हो जाना एक डरावना अनुभव हो सकता है, लेकिन जब वह प्रियजन डिमेंशिया जैसी बीमारी से पीड़ित हो तो यह ऑर्डियल और भी कठिन हो जाता है। इवान को अंतिम बार 12 अप्रैल 2026 को पश्चिमी सिडनी के लैपिंगटन के एक सोशल क्लब से निकलते देखा गया था। उसकी जिंदगी के अगले 12 घंटों की कड़ियां सीसीटीवी फुटेज की मदद से जोड़ी गई है, लेकिन कैमरे की नजर से आखिरी बार बाहर जाने के बाद वो कहां गया अब भी रहस्य है। परिवार के अनुसार इवान वृद्धाश्रम में है, जहां डिमेंशिया में उनकी देखभाल होती है। वह अब भी सक्रिय है और चल सकते हैं। 75 साल की उम्र में भी वह लंबी दूरी चल सकते हैं। इवान ने दोपहर इस तरह सोशल क्लब में बिताई और करीब 5:30 बजे वहां से निकले। जांचकर्ताओं के पास अगले कुछ घंटों की घटनाओं की एक समय रेखा है। इवान ट्रेन से ग्लेनफील्ड गए और लगभग 7:30 बजे लेपिंगटन रेलवे स्टेशन लौटे। वह वहां से रॉसमोर की एक ग्रामीण संपत्ति की ओर गए। रात 9 से 10 बजे के बीच गवाहों ने उन्हें कई संपत्तियों के बाहर देखा, फिर वह गायब हो गए। इवान अगली बार 12:45 बजे ब्रिंगाली रोड पार करते सीसीटीवी में दिखा। फुटेज में दिखा कि इवान मीडियन स्ट्रिप पर चल रहे थे और एक मोटरिस्ट टक्कर से बचने के लिए लगभग रुक गया। एक समय पर वो रुक गए और सड़क के किनारे 9 मिनट तक बैठे रहे, फिर दोबारा चलना शुरू किया। इवान को आखिरी बार केल्विन पार्क ड्राइव और नॉर्दर्न रोड की ओर जाते देखा गया था। उनकी बेटी के अनुसार एक और कैमरा फुटेज में लापता व्यक्ति दिख सकता है। केल्विन पार्क ड्राइव पर रहने वाले एक दोस्त ने सुरक्षा कैमरे की फुटेज रिकॉर्ड की, जिसमें किसी को टॉर्च के साथ उस इलाके से गुजरते हुए देखा गया, ठीक उसी दिन आधी रात के बाद जब इवान को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस के मुताबिक ये शायद कोई स्थानीय निवासी है जो इलाके में रात को टहलता था। हालांकि उसी सीसीटीवी में एक और व्यक्ति सुबह 4:24 बजे उस इलाके से गुजरता दिखा। इस बार उसके पास टॉर्च नहीं थी और वो आदमी धीमे चलता दिखा। पुलिस ने पुष्टि नहीं की कि वो इवान था, पर उसका परिवार मानता है कि ये एक अहम सुराग हो सकता है। इवान को 13 अप्रैल की सुबह के बाद से नहीं देखा गया, चाहे वह केल्विन पार्क ड्राइव हो या ब्रिंगली रोड। परिवार, दोस्तों और पुलिस ने गवाहों से जानकारी देने की अपील की है। एक संभावित देखे जाने की घटना खारिज हो चुकी है, पर परिवार को अब भी उम्मीद है कि सी को कुछ पता हो और वह इवान को ढूंढने में मदद करे। इवान की लंबाई 5 फीट 4 इंच है, शरीर मध्यम और बाल छोटे भूरे हैं। उन्हें आखिरी बार सफेद एडिडास टी शर्ट, नीली शॉर्ट्स, सफेद मोजे व गहरे जूते में देखा गया था। जानकारी हो तो क्राइम स्टॉपर्स 1-800-330 3 लाख पर संपर्क करें 1-800-333-000 या नीचे दिए गए लिंक पर। नंबर 7। रॉबर्ट फॉक्स के अजीब हालात में गायब हुए 3 महीने हो गए हैं। परिवार की शुरुआती जांच के बाद उनके साथ क्या हुआ, इसे समझाने वाले बहुत कम सुराग मिले। रॉबर्ट को आखिरी बार 19 मार्च 2026 की शाम को देखा गया था। उन्होंने पत्नी को घर छोड़ा और दोस्त से मिलने साउथ पॉइंट, ओहायो के लिक क्रीक गए। अगली सुबह परिवार को पता चला कि वो घर नहीं लौटे। उनकी पत्नी लेटिशिया के अनुसार रॉबर्ट का घर न आना बेहद असामान्य था। जिस रात वह गायब हुए उस रात वह पत्नी की कार चला रहे थे और बिना कार लौटाए पत्नी को छोड़ना उनकी आदत नहीं थी। रॉबर्ट के परिवार ने खोज शुरू की और जल्दी ही लापता गाड़ी लॉरेंस विलेज अपार्टमेंट्स के बाहर मिल गई।
इमारत के बाहर रास्ते पर उसकी चाबियां और फोन मिले, लेकिन रॉबर्ट का कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे ने अपार्टमेंट के बाहर कार पार्क करते और एक आदमी को निकलते हुए रिकॉर्ड किया। लेटिसिया ने पुष्टि की कि वह व्यक्ति रॉबर्ट नहीं था और उनके पति के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कभी जाने का कोई सबूत नहीं था। रॉबर्ट को उसी दिन लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया और पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की अपनी जांच शुरू कर दी। सुरक्षा फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान ज्ञात है, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुई है। लेटिसिया ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की थी और उसकी संपत्ति की जांच की थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उनके पति के साथ क्या हुआ था इसका पता चल सके। जांचकर्ताओं ने कई तलाशी वारंट जारी किए और जनता से पूछताछ की। अगर इन पूछताछों में से किसी से भी कोई सबूत सामने आया था तो वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया। जांचकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इस मामले में किसी न किसी को कुछ पता है। रॉबर्ट के परिवार ने जानकारी के लिए अपील की और निजी तौर पर खोज की कोशिश की। दुर्भाग्यवश खोज क्षेत्र सीमित करने की जानकारी न होने से निजी खोज करना चुनौतीपूर्ण रहा है। रॉबर्ट की गुमशुदगी के समय परिवार को मिले सुरागों के अलावा कोई नया सुराग सामने नहीं आया है। रॉबर्ट को आखिरी बार नीली किंग डॉटर्स की शर्ट, खाकी पैंट और सफेद जूते पहने देखा गया था। इस मामले में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो वह लॉरेंस काउंटी शेरिफ कार्यालय से 740 532 325 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 6। केटी एक क्रिएटिव एजेंसी में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर थी, जहां वह स्मेकिया ऑस्ट्रेलिया और कॉमनवेल्थ बैंक के लिए कैंपेन चलाने में मदद करती थी। उन्हें सिडनी के पूर्वी उपनगरों में अक्सर देखा जाता था और वह किसी भी जोखिम भरी गतिविधि में शामिल नहीं थी। केटी के गायब होने का सही समय पता नहीं, लेकिन एक समय पर उनके प्रियजनों को लगा कि किसी को नहीं पता वह कहाँ हैं। उनके लापता होने की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस में दर्ज कराई गई और उनकी गुमशुदगी की जांच शुरू हुई। पुलिस केटी की आखिरी ज्ञात गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम रही, जो उस शाम की थी जब उन्होंने आखिरी बार फोन पर बात की थी। 23 मई को लगभग 7:40 बजे शाम को उन्हें बॉन्डी बीच पर देखा गया था। इस देखे जाने की सटीक प्रकृति सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह वह इलाका था जहां केटी अक्सर जाया करती थी। यह बीच सिडनी के उपनगरों का हिस्सा है और केटी इस इलाके से अच्छी तरह परिचित थी। यह जगह बहुत खतरनाक है और खतरनाक समुद्री धाराओं के लिए मशहूर है। अच्छे तैराक भी यहाँ की धाराओं में फंस सकते हैं। 2005 से 2019 तक 30 से ज्यादा लोगों ने इस बीच पर जान गंवाई, अधिकतर पानी में। केटी के गुमशुदगी वाले दिन पानी में होने का पता नहीं है। जानकारी कम होने के बाद भी केटी की गुमशुदगी की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। क्रिएटिव एजेंसी से पहले केटी ने ऑस्ट्रेलिया की एंडेमॉल शाइन में 7 महीने मैरिड एट फर्स्ट साइट सीजन 12 की प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। केटी के बारे में बताया गया है कि वह काकेशियन दिखती है। उनकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है, शरीर पतला है और उनकी आंखें और बाल दोनों भूरे रंग के हैं। उनके दाएं हाथ पर छोटी काली तितली का टैटू है। गुमशुदगी के समय पहने कपड़ों का विवरण नहीं दिया गया। जिसके पास जानकारी हो वह क्राइम स्टॉपर्स 1830 1800 3330050 पर संपर्क करे। स्थानीय पुलिस ने याद दिलाया कि जानकारी गोपनीय रखी जा रही है और न्यू साउथ वेल्स पुलिस को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट नहीं करे। नीचे दिए लिंक पर रिपोर्ट करें। नंबर 5। लूसी के गायब होने के बाद से सिर्फ 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय ही बीता है, जिससे तलाश अपने शुरुआती चरण में है और उम्मीदें भी ज्यादा हैं कि लापता व्यक्ति को सुरक्षित घर लाया जा सकता है। लूसी केंट इंग्लैंड की हेयर और ब्यूटी वर्कर व एक बच्चे की मां है। परिवार के मुताबिक वह एक म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने ब्रेस्ट फ्रांस गई थी, लेकिन फेस्टिवल का नाम नहीं बताया गया। लूसी से सारा संपर्क 30 मई को बंद हो गया था। वही उनकी अंतिम देखी गई तारीख थी। अगले 1 हफ्ते तक उसके दोस्त और परिवार उससे सामान्य तरीके से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन लापता पर्यटक से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 1 हफ्ते की चुप्पी के बाद उन्होंने उसे लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश शुरू हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार लूसी को आखिरी बार ब्रिटनी के ब्रेस्ट शहर में देखा गया था, लेकिन जानकारी के लिए अपीलों के बाद नई जानकारी मिली। लूसी को ब्रिटनी पहुंचने के बाद
पेरिस के बर्सी इलाके में देखा गया था। लूसी के सौतेले पिता के अनुसार वो बहुत संवेदनशील है और परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ये मामला हाल का है। लूसी की गुमशुदगी में सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। जानकारी के लिए की गई अपीलों में अब तक यह विवरण शामिल नहीं है कि लूसी को आखिरी बार क्या पहने हुए देखा गया था या उसे आखिरी बार कब देखा गया था। केंट पुलिस ने कहा है कि वे लूसी की गुमशुदगी की जांच में मदद के लिए साझेदार एजेंसियों, जिसमें विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के साथ साथ इंटरपोल भी शामिल है, के साथ काम कर रहे हैं। उसकी गुमशुदगी के बारे में किसी के पास भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वह 999 पर संपर्क करे और केस नंबर 01-1644 बताए। कोई भी अन्य जानकारी 101 पर या नीचे दिए गए पुलिस विभाग के लिंक पर लाइव चैट के माध्यम से ऑनलाइन दी जा सकती है। नंबर 4, जफर पदमसी मवानी और गिलर्मो जाफेट हिडाल्गो ओर्तिज, एक शिकागो जोड़ा, अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार की मदद करने के लिए मेक्सिको सिटी चले गए। शहर बदलने के कुछ महीनों बाद ये जोड़ा संदिग्ध हालात में गायब हो गया, जिससे अमेरिका में उनके दोस्त कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। गिलर्मो शिकागो की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जाने माने सदस्य थे और जफर शिकागो विश्वविद्यालय के स्नातक थे। अक्टूबर 2025 में ये जोड़ा अमेरिका में अपने घर से निकलकर मेक्सिको सिटी चला गया, जहां जफर की मां रहती थी। उनकी मां को अल्जाइमर का निदान हुआ था और उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता थी। अगले 8 महीनों के दौरान इस जोड़े ने धीरे धीरे जफर की मां की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। 20 मई 2026 को भी इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और बैठक होनी थी। उन्होंने स्थानीय ठेकेदारों से घर में चेयरलिफ्ट लगाने के लिए बात की थी, ताकि जफर की मां को आने जाने में अधिक आसानी और ज्यादा स्वतंत्रता मिल सके। 20 मई को फॉलोअप मीटिंग होनी थी और वे बिना किसी परेशानी के तालापन के असिद्रो फाबेला मोहल्ले में पहुंच गए। लेकिन दोस्तों के मुताबिक गिलर्मो ने वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद अपना फोन लोकेशन उनके साथ शेयर किया। यह असामान्य था और उनका मानना था कि इस फैसले से पता चलता है कि वह किसी बात को लेकर चिंतित थे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी मदद के लिए कोई संदेश नहीं भेजा या कोई कॉल नहीं किया। जब उनका लोकेशन शेयर किया गया, उस समय माना जाता है कि वे कथित ठेकेदारों के साथ एक कार में सवार थे। लगभग शाम 6:20 बजे के आसपास दोनों के फोन व्हाट्सएप पर बंद हो गए। न तो जफर और न ही गिलर्मो घर लौटे। सिर्फ गायब हो जाना ही उस जोड़े के लिए असामान्य था, जिन्होंने सिर्फ एक बीमार रिश्तेदार की मदद करने के लिए दूसरे देश में आकर बसने का फैसला किया था। अगले 2 दिनों में एक आदमी के बैंक खाते की गतिविधि से दोस्तों और परिवार को गड़बड़ी का शक हुआ। करीब 24 घंटे बाद उस आदमी के बैंक खाते में गतिविधि दर्ज हुई। अगले कुछ घंटों में कई लोगों को बड़ी रकम ट्रांसफर के लिए रजिस्टर किया गया। बैंक ने इन रजिस्ट्रेशनों के बारे में ऑटोमेटिक अलर्ट भेजे, जिससे उस जोड़े के प्रियजनों को इस असामान्य गतिविधि के बारे में पता चला। जफर और गिलेर्मो के गुमशुदा होने की रिपोर्ट 23 मई को दर्ज हुई, 3 दिन बाद, जब वे बिना सुराग गायब हुए। अमेरिका में परिवार और दोस्तों ने अमेरिकी दूतावास से हस्तक्षेप की मांग की है। शिकागो में मैक्सिकन वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कॉन्सुलर सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अमेरिका में लापता होने की खबरें आने पर कोई आधिकारिक जानकारी दे नहीं पाया। इसके बाद से मामले में कम अपडेट आई है। जफर 56 साल के केन्याई मूल के हैं, 5 फीट 7 इंच लंबे हैं। उन्हें आखिरी बार लाल चेकदार शर्ट में देखा गया था। गिलर्मो की उम्र उनके लापता होने के समय 57 साल थी। उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। उनके कान छिदे हुए थे और उनके हाथ के अंदर की तरफ लव एंड पीस का टैटू बना हुआ था। उन्हें आखिरी बार क्रीम पोलो शर्ट में देखा गया था। इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति 555-484-0430 पर अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। नंबर 3, खोज और बचाव दलों ने एक छोटे कैरिबियाई द्वीप पर लापता डच व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। ये मामला व्यक्तिगत था। 1 हफ्ते तक व्यापक खोजबीन की गई, लेकिन एरिक मतीजन अभी भी लापता है। एरिक अपनी गुमशुदगी के समय 53 साल के थे। वह डच मुख्य भूमि के चिकित्सा पेशेवर थे, जो माउंट सीनरी टावर परियोजना के लिए साबा आए। सब योजना के अनुसार था। एरिक खाली समय में द्वीप का आनंद ले रहे थे। एरिक एक उत्साही प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए 13 मई को जब वे ट्रैकिंग के लिए निकले तो यह कोई असामान्य बात नहीं थी।
उस शाम एरिक अपनी आवास पर वापस नहीं लौटे। लोगों को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह लापता हैं और लापता ट्रेकर की तलाश तुरंत शुरू हो गई। फोर्ट बे में जमीन पर खोज शुरू हुई। निवासियों से लापता व्यक्ति के सुराग के लिए कैमरे की फुटेज जांचने को कहा गया। अधिकारियों ने एरिक को खोजने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। कैमरे की फुटेज ने खोज टीमों को कुछ संभावित स्थानों तक सीमित करने में मदद की जहां एरिक ट्रेकिंग के लिए गया हो सकता है। पहचाने गए क्षेत्रों में 4 जमीनी टीमों को ट्रेल्स पर भेजा गया। अन्य हाइकर से अनुरोध किया गया कि वे ट्रेल से दूर रहें ताकि वे खोज प्रयासों में कोई बाधा न डालें। टावर प्रोजेक्ट के तहत लाए हेलीकॉप्टर अब लापता कर्मचारी की तलाश में इस्तेमाल हो रहे थे। 17 मई को नीदरलैंड्स की शहरी खोज और बचाव टीम आई। ये एक विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई है जो संरचनात्मक ढहने जैसी आपदाओं के बाद पीड़ितों का पता लगाने और उन्हें चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये समूह नीदरलैंड्स व विदेशों में प्राकृतिक आपदाओं के बाद मदद करता है। इस समूह में 200 से भी कम अत्यधिक प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं और इनमें से एक एरिक थे। एरिक ने वर्षों तक इस संगठन में वरिष्ठ पैरामेडिक के रूप में काम किया था, इसलिए उन्हें ढूंढना संगठन के लिए और जरूरी था। दुर्भाग्यवश वहां पहुंचने तक एरिक के जीवित होने की संभावना बहुत कम थी। 82 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला तो अधिकारियों ने घोषणा की कि अब यह खोज अभियान बचाव नहीं बल्कि शव बरामदगी का प्रयास बन गया है। खोजी टीमों ने लापता व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। 1 हफ्ते की खोज के बाद टीम ने औपचारिक खोज अभियान समाप्त करने की घोषणा की। एरिक का कोई सुराग नहीं मिला, वो अभी भी लापता है। इसलिए गर्मी में हाइकिंग ट्रेल्स पर जाने वालों को सतर्क रहना और सुरक्षित हाइकिंग करनी चाहिए। एरिक को आखिरी बार ग्रे टी शर्ट, काले शॉर्ट्स और काले बैकपैक में देखा गया था। जानकारी होने पर 911 पर कॉल करें। नंबर 2, 4 महीने से सैमुअल विटसेट के परिवार और दोस्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लापता प्रियजन के साथ क्या हुआ। पुलिस ने उसका टेंट भी खोज लिया। विक्टोरिया का ये व्यक्ति एक लोकप्रिय वॉकिंग ट्रेल पर लापता है। सैमुअल 27 साल का था और उसे बाहर घूमना पसंद था। परिवार के अनुसार वह अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के सहारे अपना गुजारा करता था और कुछ समय तक संपर्क में न रहना सामान्य था। लेकिन जब हफ्तों तक किसी को भी उससे कोई खबर नहीं मिली तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया। लापता व्यक्ति को आखिरी बार 14 फरवरी को मेलबर्न के उपनगर में देखा गया था और खोज व जांच वहीं केंद्रित रही। यह अप्रैल तक नहीं हुआ, यानी सैमुअल को आखिरी बार देखे जाने के 2 महीने बाद, जब खोज देश के एक और हिस्से में स्थानांतरित की गई। सैमुअल को पूर्वी पार्थ में 18 फरवरी को देखा गया, जो विक्टोरिया में आखिरी बार दिखने के 4 दिन बाद था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक सैमुअल को एक आदमी ने आर्माडेल में एल्बनी हाईवे के पास ब्रोकटन हाईवे पर बीबलबम ट्रैक के पास उतारा। ये ट्रैक एल्बनी और पर्थ के बीच 620 मील से ज्यादा लंबी पैदल यात्रा पगडंडी है। ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसमें घाटियां, खेत और जंगल शामिल है, लेकिन ये अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और पूरे रास्ते पर नियमित ट्रेल मार्कर लगे हुए हैं। इस ट्रेल के अधिकांश हिस्सों में कई कैंपसाइट्स हैं जो लगभग 1 दिन की पैदल दूरी पर स्थित है, लेकिन ट्रेल की वेबसाइट चेतावनी देती है कि हर रात किसी ठहरने की जगह पर रुकते हुए पूरे ट्रेल को पूरा करना संभव नहीं है। सैमुअल का एक बुश वॉकर के रूप में अनुभव था, इसलिए कई दिनों तक बिना नियमित ठहरने की जगह के रहना उसके लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी। आखिरी बार उसे कैंपिंग का सामान लिए ट्रैकिंग के लिए तैयार देखा गया था। मार्च के अंत में यात्रियों ने ट्रेल पर एक छोड़ा गया टेंट देखा। ये कैनिंग हट पर था, जो सैमुअल के आखिरी देखे जाने की जगह से कुछ घंटों की पैदल दूरी पर था। टेंट की सूचना अधिकारियों को मिली, लेकिन शुरुआत में कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने बाद किसी ने टेंट को लापता व्यक्ति से जोड़ा। पुलिस और खोज एवं बचाव दलों ने उस इलाके को सैमुअल या उसके साथ ले गए किसी भी अन्य सामान के किसी भी निशान के लिए छान मारा। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने जानकारी के लिए अपील करते हुए ड्रोन की फुटेज जनता के साथ साझा की। दुर्भाग्यवश कोई नया सुराग नहीं मिला। खोज टीम नहीं जान पाई कि सैमुअल टेंट और सामान क्यों छोड़ गया। बिबलबम ट्रैक सीधी पगडंडी है,
टेंट पर लौटने के लिए सैमुअल को उसी रास्ते से वापस जाना पड़ता जिससे वो आया था, न कि दूसरी पगडंडियों की तरह चक्कर लगाकर। शायद सैमुअल टेंट से थोड़ी दूर ही जाना चाहता था, इससे पहले कुछ हो गया। अगर ऐसा ही हुआ है तो क्या हुआ, इसके बारे में कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ा गया। सैमुअल की लंबाई 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 11 इंच के बीच बताई जाती है। उनका शरीर मध्यम है, बाल भूरे रंग के हैं, दाढ़ी और मूछें हैं। उनके बाएं हाथ पर टैटू है। उन्हें आखिरी बार काले पैंट, लाल टी शर्ट या हल्के जंपर और स्लाइड सैंडल में देखा गया था। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति से जिसके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो, उनसे 1314 या क्राइम स्टॉपर्स पर 18030 पर संपर्क करने का अनुरोध किया है। नंबर 1, साल के किसी भी समय ट्रैकिंग में जोखिम होते हैं, खासकर अकेले ट्रैकिंग करने वालों के लिए। अप्रैल में नोवा स्कोटिया में ट्रैकिंग के कुछ खास खतरे होते हैं जिनसे कई ट्रैकर्स अनजान रहते हैं। कठिन इलाके, ठंडा मौसम और जंगली जानवर, कई चुनौतियां यात्री को घर लौटने से रोक सकती हैं। 62 वर्षीय डेनिस एन विलियम्स को विश्वास था कि वह इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं जब वह अप्रैल मध्य में केप ब्रेटन हाईलैंड्स नेशनल पार्क गई। 2 हफ्ते तक संपर्क न होने पर उनके दोस्त और परिवार डर गए कि कुछ गलत हुआ है। केप ब्रेटन हाईलैंड्स नेशनल पार्क केप ब्रेटन द्वीप के उत्तरी किनारे कनाडा के पूर्वी तट पर है। ये अपने सुंदर दृश्यों, पहाड़ों, झरनों और शेडिया कैंप नदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खतरनाक वन्यजीव जैसे मूस, काले भालू और कोयोट्स पाए जाते हैं। पार्क्स कनाडा यात्रियों को चेतावनी देता है। ये वही पार्क है जहाँ एक वयस्क पर कोयोट का एकमात्र घातक हमला हुआ था। घटना दुर्लभ थी, पर पार्क आने वालों को ये खतरा याद रखना चाहिए। यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन और दलदली इलाके भी चुनौतीपूर्ण हैं। पार्क्स कनाडा अकार्डियन ट्रेल को मध्यम कठिनाई का मानता है, जिसमें चढ़ाई है और कुछ छोटे लेकिन खड़े हिस्से हैं। यह रास्ता पानी के हिस्सों को भी पार करता है, जिससे चुनौती और बढ़ जाती है। इसके बावजूद डेनिस के लिए यह ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। डेनिस अपने घर ऑस्ट्रेलिया से कनाडा आई थी। वो एक साहसिक छुट्टी पर थी, कनाडा के पूर्वी तट की खोज कर रही थी और दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प स्थानों में ट्रैकिंग कर रही थी। वो एक अनुभवी ट्रेकर थी और ऐसा लगता था कि अकेले यात्रा करने को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उनके परिवार ने आखिरी बार उनसे 15 अप्रैल को सुना था, जब उन्होंने बताया था कि वो शेडिया कैंप जा रही हैं, जो केप ब्रेटन द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एक मछली पकड़ने वाला गांव है। इन ट्रेकिंग यात्राओं में कुछ समय संपर्क से बाहर रहना उनके लिए सामान्य था। केप ब्रेटन हाईलैंड्स नेशनल पार्क में कमजोर मोबाइल नेटवर्क के कारण परिवार से लगातार संपर्क संभव नहीं था। लेकिन जब 2 हफ्ते बीत गए और उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उनके परिवार को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। डेनिस की गुमशुदगी 29 अप्रैल को दर्ज हुई और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। डेनिस की किराए की कार जल्द ही शेडिया कैंप में पार्क्स कनाडा विजिटर सेंटर के बाहर अकार्डियन ट्रेल हेड के पास मिल गई। स्थानीयों के अनुसार कार 2 हफ्ते से वही खड़ी थी। लगता है डेनिस लापता होने के बाद से पूरे समय पार्क में थी। डेनिस लापता हुई तब विजिटर सेंटर बंद था। पार्क साल भर खुला है, विजिटर सेंटर मई-अक्टूबर तक ही खुलता है। डेनिस को ट्रेल्स पर घूमने के लिए पार्क पास नहीं लेना था, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि वह पार्क में है। अगर डेनिस ने अकार्डियन ट्रेल लिया होता तो वह इसे एक दिन से कम समय में पूरा कर सकती थी। जब वो दिन के अंत तक वापस नहीं लौटी, तो अगर वो सामान्य संचालन सीजन के दौरान आई होती तो पार्क के कर्मचारी जरूर समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसा हुआ, उसकी गैर मौजूदगी हफ्तों तक किसी ने नोटिस नहीं की। लापता हाइकर की तलाश में व्यापक खोज शुरू हुई। टीमों के अनुसार उन्होंने ज्यादातर समय ट्रेल्स से हटकर खोजबीन की। बर्फबारी और घनी वनस्पति से कई जगह जमीन दिखना मुश्किल था। एक टीम सदस्य ने कहा, खोज में वे अपने पैर भी नहीं देख सके। डेनिस का गहरे रंग का कोट पहनना खोज को और मुश्किल बना देता। 5 दिन की खोज के बाद भी टीमों को डेनिस का कोई सुराग या खोज क्षेत्र सीमित करने का तरीका नहीं मिला। जब तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई, तब तक खोज को रोक दिया गया। पारंपरिक ट्रेकिंग सीजन शुरू होते ही ट्रेल पर सभी से डेनिस के संकेतों पर नजर रखने का अनुरोध किया गया है।
उनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है और बाल भूरे गोरे हैं जो कंधे तक आते हैं। माना जाता है कि उन्होंने गहरे रंग की विंटर जैकेट, अंटार्कटिका लिखा पाउडर ब्लू टोपी, नारंगी नीला स्कार्फ और चश्मा पहना था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो वह इन्वर्नेस काउंटी डिस्ट्रिक्ट रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से 902 258 2213 पर या नोवा स्कोटिया क्राइम स्टॉपर्स से 1-800 242 8477 पर संपर्क कर सकता है। सुझाव नीचे दिए गए लिंक पर या P टीन टिप्स ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं।